नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वाई चाइना ग्रो फास्टर देन इंडिया। पिछले 3 दशकों में चाइना भारत से तेज़ ग्रो क्यों करता रहा है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा ही दुनिया को हैरान करती है कि चाइना जैसा एक गरीब देश आज इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बन गया। भारत और चाइना लगभग एक साथ ही आज़ाद हुए थे। उस वक्त भारत की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी से बड़ी थी। उस वक्त भारत की पर कैपिटा इनकम भी चाइना से ज़्यादा थी। फिर कुछ सालों बाद 1987 में भारत और चाइना दोनों की जीडीपी 155 बिलियन डॉलर की थी। आज चाइना की जीडीपी 15 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, वहीं भारत की जीडीपी केवल 3 ट्रिलियन डॉलर की है। चाइना की इस ग्रोथ ने वहाँ के 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया है। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरा है। आज पूरी दुनिया के 80% एयर कंडीशनर्स, 70% मोबाइल फ़ोन्स, 70% सोलर सेल्स और 50% स्टील अकेले चाइना ही मैन्युफैक्चर कर लेता है। चाइना की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पिछले 3 दशकों में 3% से बढ़कर 25% हो चुकी है। जहां इंडिया की इकोनॉमी 2.9 ट्रिलियन डॉलर की है, वहीं चाइना का अकेले एक्सपोर्ट्स ही 2.6 ट्रिलियन डॉलर का है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे क्या कारण थे जिससे चाइना इंडिया से इतना आगे निकल गया। इसका सबसे पहला रीजन है सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। चाइना ने अपनी मार्केट को 1979 में ही ओपन कर दिया था। मार्केट ओपन करने का मतलब है कि अपने देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करना। चाइना दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने सोशलिस्ट होते हुए भी कैपिटलिस्ट अप्रोच रखी। इससे बहुत सारी कंपनीज चाइना में आई और चाइना में लोगों को रोज़गार मिला। इसकी तुलना में भारत ने अपनी इकोनॉमी को 1991 में ओपन किया। इसका दूसरा रीज़न है स्टेबिलिटी। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। वहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा ही स्टेबल रहती है। गवर्नमेंट का एम हर 5 साल में इलेक्शन जीतने की जगह लॉन्ग टर्म विजन्स पे होता है। वहाँ सरकारें पॉलिसी 5 साल के लिए नहीं बल्कि दशकों के लिए बनाती हैं और उन पर काम करती हैं। तीसरा बड़ा रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर। पूर्व यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका एक अमीर देश है, बल्कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका एक अमीर देश है। किसी भी देश का डेवलपमेंट वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। बाहर की कंपनियाँ भी उसी देश में निवेश करती हैं जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और उसे मजबूत बनाया है। चाइना में एक्सप्रेसवे और रेल नेटवर्क के जाल सा बना हुआ है। इससे उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम तो बचता ही है, साथ में वियर एंड टियर भी नहीं होता है। किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पूरी होते ही केवल 8 से 10 घंटे में वो शहर से पोर्ट तक पहुँच जाती है और 24 घंटे के अंदर उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यही सेम काम भारत में करने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं। चौथा बड़ा रीज़न है मास प्रोडक्शन। चाइनीज़ गवर्नमेंट छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करती है और उन्हें मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनकरेज करती है। किसी भी चीज़ को जब मैसिव स्केल पे बनाया जाता है तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। भारत में जब हम होली, दिवाली जैसे त्यौहार मनाते हैं तब रंग, पटाखे, पिचकारी, दिए, मूर्तियाँ सब चाइनीज़ ही यूज़ करते हैं क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज़ इन्हें मास स्केल पे प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से ये सस्ती होती हैं। हमारे यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स इन प्रोडक्ट के सामने कम्पीट नहीं कर पाते हैं। पांचवा बड़ा रीज़न है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कैसे बनी है उसे खोल कर देख लेना और फिर कॉपी कर देना। चाइना यूएस और यूरोपियन देशों के प्रोडक्ट्स को लेता है और उन पर रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, फिर उसे मास लेवल पर प्रोड्यूस करके कम कीमत पर मार्केट पर उतार देता है। इससे वह अपना रिसर्च और डेवलपमेंट का कॉस्ट और एफर्ट दोनों को बचा लेता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके चाइना ने बहुत सारे रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट को कॉपी किया है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए हैं। यही कारण है कि चाइना को कॉपी कैट भी कहा जाता है। छठा रीज़न है प्रोडक्टिव लेबर। चाइना की मिनिमम वेज पर मंथ इंडियन करेंसी के हिसाब से 25,000 रुपये है। भारत में मिनिमम वेज पर मंथ 15,000 रुपये है। इस हिसाब से भारत में मैन्युफैक्चरिंग चाइना के कंपैरिजन में सस्ती होनी चाहिए, लेकिन जब बात आती है स्किल की तो वहाँ भारत मात खा जाता है। चाइनीज़ लेबर 25,000 रुपये की सैलरी लेके 200 फ़ोन बना देता है, तो वहीं भारत का लेबर 15,000 की सैलरी लेके केवल 50 फ़ोन ही बना पाता है। इससे हमारा फ़ोन महंगा हो जाता है और ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाता है।
सातवां रीजन है लैक ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ, डेमोक्रेसी का नहीं होना भी चाइना की ग्रोथ में मदद करता है। वहाँ कोई प्रोटेस्ट, रोड ब्लॉक और अनशन इत्यादि जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ ये खतरा नहीं होता कि 5 साल बाद एक अगली सरकार आएगी जो कि पिछले सरकार की पॉलिसी को बदल के रख देगी। वहीं भारत में हर पॉलिसी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसको ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता है। सरकार खुद ही दूसरे सरकारों के काम में अड़ंगा डालती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र में सरकार बदलते ही ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से भारत कभी चाइना से कम्पीट ही नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत भी चाइना की तरह ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले साल लॉकडाउन के बावजूद भारत ने 13,298 किलोमीटर का हाईवे कंस्ट्रक्शन किया है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट और ज़्यादा उम्मीद जगाते हैं। भारत सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और जीएसटी जैसी स्कीम भी भारत के बेहतर भविष्य की नींव रखती हैं। भारत का आईटी सेक्टर भी दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाता है। और इन सब के अलावा भारत का बॉलीवुड, जो कि दुनिया भर में देखा जाता है, ये भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।